तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा बन जाता है सहसंबंध। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि कोरिलेशन कहते किसको हैं। जब आपके दो वेरिएबल के मध्य एक निश्चित संबंध देखने को मिले। ठीक है, आपका दो वेरिएबल, आपका एक वेरिएबल x हो सकता है और दूसरा वेरिएबल y हो सकता है। अब इन दोनों वेरिएबल के बीच में संबंध देखने को मिल सकता है। संबंध कैसा हो सकता है कि अगर पहला आपका संबंध हो सकता है कि x का मान बढ़ता है तो y का मान भी बढ़ता दिखाई पड़े, या x का मान घटता है तो y का मान भी घटता दिखाई पड़े। तो अगर इस प्रकार का कोई संबंध दिखाई पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध की संज्ञा देंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक वेरिएबल का मान बढ़े तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरे वेरिएबल का भी मान बढ़े। एक वेरिएबल का मान घटे तो दूसरे वेरिएबल का मान घटे। तो अगर आपको कुछ ऐसा रिलेशनशिप मिलता है तो इसे हम लोग धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ में देखते हैं कि नीचे x वेरिएबल है और ऊपर y वेरिएबल है और ये एक धनात्मक रेखा है। ये बताती है कि अगर x का मान x1 है तो y का मान बढ़ करके कितना हो गया, y1 हुआ। x का मान बढ़ा तो y का मान भी बढ़ा। तो जब आपको कुछ ऐसा रिलेशनशिप मिले तो ये रिलेशनशिप धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये बताना होगा। दूसरा एक और संबंध दिखाई पड़ा। जब हमने देखा कि x का मान बढ़ रहा था तो y का मान कम हो रहा था, और जब x का मान कम हो रहा था तो y का मान बढ़ रहा था। तो इस प्रकार अपोजिट रिलेशनशिप जब दिखाई पड़ता है तो इसे हम लोग ऋणात्मक कोरिलेशन कहते हैं, यानी निगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम होता है ये डायग्राम ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें x का मान हम बढ़ रहा है तो y का मान कितना है, y1 है। x का मान बढ़ करके x1 से x2 हो जाता है तो y का मान y2 हो जाता है। x का मान और कम होता है तो y का मान और कम हो जाता है। तो इस प्रकार का हमको क्या होता है, रिलेशनशिप मिलता है। कैजुअल रिलेशनशिप नहीं मैं कह रहा हूँ, रिलेशनशिप ऐसे। कैजुअल रिलेशनशिप की बात हम लोग कहाँ पे करते हैं, रिग्रेशन मॉडल में करते हैं, प्रतीप गमन में करते हैं। और प्रतीप गमन अभी आपके कोर्स में नहीं रखा गया है। थर्ड ईयर की जब थर्ड ईयर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा रिग्रेशन मॉडल, वहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप रखा जाता है। और यहाँ पर मैं केवल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ना कि कैजुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऋणात्मक सहसंबंध वो होता है जिसमें एक वेरिएबल का मान बढ़ते हुए क्रम में मिलता है जबकि दूसरे वेरिएबल का मान मुझे घटते क्रम में मिलता है। और तीसरा आपका पास कोरिलेशन जो होता है, x का मान बढ़ता है या x का मान घटता है बट y के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसे हम लोग शून्य सहसंबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं और इसमें कोई आपका ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि वास्तव में कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको सहसंबंध क्या हुआ, दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को, कार्यकरण संबंध को नहीं, संबंध को, ओनली रिलेशनशिप को। ठीक है,
कोरिलेशन कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कोरिलेशन, ऋणात्मक कोरिलेशन और आपका शून्यात्मक कोरिलेशन यानी जीरो कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। अब जो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आया, ये कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये 2 स्टैटिस्टिशियन ने दिया। पहला स्टैटिस्टिशियन था कार्ल पियर्सन और दूसरा था स्पीयरमैन। तो इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले देखेंगे कि इनके बीच में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पूर्ण सहसंबंध है, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण, जिसको आप लोग कहते हैं पूर्ण सहसंबंध। तो पूर्ण सहसंबंध है तो मैं धनात्मक में क्या बताऊंगा और ऋणात्मक में क्या होगा, क्योंकि शून्यात्मक को तो देखो कोई मतलब नहीं है। तो पूर्ण सहसंबंध के अंतर्गत धनात्मक में +1 आंसर रहेगा। अगर आपके कोरिलेशन का मान 1 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण सहसंबंध कहेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर -1 आ जाएगा तो आप क्या कहोगे, ऋणात्मक है, और वो भी कौन सा संबंध है, पूर्ण सहसंबंध है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा ये परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है, परफेक्ट कोरिलेशन है। दूसरा आपका है वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री मतलब अत्यंत उच्च कोटि का जो डिग्री है, अत्यंत उच्च कोटि का सहसंबंध होता है, कोरिलेशन कहलाता है। अगर आपका मान 0.90 से ऊपर है, कितना, 0.9 और 1 के बीच में आंसर है। सपोज दैट आपका आंसर 0.92 है, तो क्या है, 0.9 से ऊपर है और 1 के से कम है, तो इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, धनात्मक वेरी हाई डिग्री, यानी उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर -0.9 से ऊपर आ रहा है तो आप क्या कहोगे, वेरी हाई डिग्री का निगेटिव कोरिलेशनशिप है। ठीक है, अगला आपके पास है सफिशिएंट, थर्ड है आपका सफिशिएंट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये जो होता है वो 0.090 से 0.75 के मध्य होता है धनात्मक में। यानी अगर आपका आंसर 0.90 और 0.75 धनात्मक के बीच में है तो हम सफिशिएंट हाई डिग्री की कैटेगरी में इसे रखेंगे। वहीं अगर आपका निगेटिव में -90 टू आपका -7.5 के बीच में है तो इसे हम लोग निगेटिव सफिशिएंट हाई डिग्री कोरिलेशन के अंतर्गत रखेंगे। अगला है मॉडरेट डिग्री, चौथी है आपकी मॉडरेट, मॉडरेट डिग्री कहते हैं। मॉडरेट डिग्री को आपका पास हो जाएगा कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री को हम लोग कहाँ से रखते हैं, मॉडरेट डिग्री को हम लोग +0.75 से आपका 0.60 के बीच में रखते हैं। अगर आपका आंसर 0.75 से 0.06 के बीच में है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ द कोरिलेशन के नाम से जाना जाएगा। बट -0.75 टू 0.60 के बाद बीच में अगर आंसर है निगेटिव के साथ तो इसे हम मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन की संज्ञा देंगे। पांचवा, अगर आपका आंसर किसके बीच में है, 0.60 से पॉजिटिव 0.30 के बीच में, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरी लो, क्या कहेंगे, वेरी लो, ठीक है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो वेरी लो पॉजिटिव
डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहा जाएगा, और अगर निगेटिव में है तो 0.60 से आपके पास 0.30 के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये वेरी लो कैटेगरी में आता है। और छठा जो आपका अंतिम है, अगर आपका 30 से, मैं आपको छठा कहूँगा, तो अगर आपका कोरिलेशन का मान 0.30 से 0 के बीच में है, ठीक है, और माइनस 0.30 से 0 के बीच में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी, यानी ठीक है, लगभग ना के बराबर कोरिलेशनशिप। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ नो कोरिलेशन, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ नो कोरिलेशन। ठीक है, लगभग ना के बराबर कोरिलेशन, धनात्मक कोरिलेशन चाहे ऋणात्मक। और सातवां आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है जीरो, यानी नो कोरिलेशन, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये 5 प्रकार का जो डिग्री, 7 प्रकार की जो डिग्री है, ये 7 प्रकार की डिग्री आपको आंसर को डिफाइन करते वक्त लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की डिग्री आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका जो होता है 1, फिर 1 से लेकर के 90, फिर 90 से लेकर के 75, 75 से लेकर के 60, और 60 से लेकर के 30, और 30 से लेकर के 0, और 0 प्योर 0। ठीक है, तो ये क्लस्टर आपके बनाए गए हैं, और इन्हीं के बीच में अगर आपका कोई आंसर आता है तो आप तब वहाँ पर मेंशन करोगे कि मेरे जो ये डेटा हैं, इस डेटा में ये कोरिलेशन पाया गया, दैट इज सफिशिएंट हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, सफिशिएंट हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन, ऐसे आप वहाँ पर आंसर को डिफाइन करोगे। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की बात करता हूं। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की जब हम लोग गणना करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो आपका फार्मूला बन जाता है, मैं आपको फार्मूला डिफाइन कर देता हूं कि कोरिलेशन को स्मॉल आर से दिखाते हैं, और स्मॉल आर से दिखाने के बाद क्या होता है कि स्मॉल एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ड डेटा, कितने डेटा हैं। ठीक है, आपके पास सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अंडर रूट आपका आ जाता है, क्या हो जाता है, बिग कोष्टक, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट आपका आ जाएगा, आपके पास एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसमें डी के ऊपर स्क्वायर है, इसमें ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये प्रॉब्लम ना आने पाए एग्जाम में। करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट में कर रहा हूँ, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर आपके पास माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ये फार्मूला आपको याद आ गया तो आप कोरिलेशन आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला के आधार पर मुझे डेटा को निकालना होगा। और ये क्या है, डी एक्स क्या है, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, क्या होता है, डेविएशन ऑफ एक्स। डेविएशन का मतलब विचलन, आपने अभी निकाला होगा। ठीक है, आपने मानक विचलन के वक्त निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत आपने निकाला है कि सबसे पहले आप समांतर माध्य निकाल रहे थे और समांतर माध्य को x से घटा रहे थे, तो dx आ जा रहा था। ठीक है, इसी तरह dy भी आपने निकाला है। कैसे, आपको y सीरीज का समांतर माध्य निकालना है और उस समांतर माध्य को y श्रेणी से घटा दोगे तो आपको dy निकल आएगा। अब देखो, dx और dy को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं स्क्वायर कर देते हैं, बस अगर आपने x तथा y सीरीज का डेविएशन निकालना सीख लिया, जो मैं मानक विचलन के अंतर्गत आपको बता चुका हूं, तो आपको अगर वो चीजें याद हैं तो निश्चित रूप से आप आसानी से कोरिलेशन की गणना कर सकते हो। फार्मूला देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप एक दो बार इसका प्रयोग कर लोगे तो निश्चित रूप से ये कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। आप देखिएगा कितनी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे और कितने अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास 2 डेटा दिए गए हैं। एक डेटा मेरे पास दिया गया है
एक डेटा मेरे पास है एक्स का डेटा है, ठीक है, 10, 12, 8, 15, 20, 25 और 40, और दूसरा मेरे पास वाई डेटा दिया गया, दैट इज 15, दैट इज 10, दैट इज 6, दैट इज 26, दैट इज 16, दैट इज 12, दैट इज 8। ये दो डेटा दिया गया है, ठीक है। इन दो डेटा के मध्य कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले एक्स सीरीज का डेविएशन निकाल लेना है, फिर आपको वाई सीरीज का डेविएशन निकाल लेना है, फिर डेविएशन के आधार पर अन्य टेबल्स रेडी की जाएंगी। तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य डेविएशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको विचलन निकालने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य चाहिए। तो इसको अगर मैं जोड़ लूँ, सिग्मा एक्स कर दूँ, तो मुझे समांतर माध्य के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने जब इसको जोड़ा इस डेटा को, तो जोड़ने के बाद कितना मिलता है, 130 मिल जाता है। कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n का मान कितना है मेरे पास, 7। अगर 130 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे समांतर माध्य मिल जाएगा। तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n और 130 बटे 7, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 नहीं, 7 दून 14 नहीं, 19 दशमलव समथिंग आएगा। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया, देखो इसमें आएगा 19 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई डेटा ऐसा 19 नहीं, तो 19 के आसपास क्या है, 20, ठीक है। आप किरण की मार्क में अपने स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा होगा कि इसी सीरीज में से एक डेटा उसके नियर चुनना होता है, जिसको कहते हैं एज्यूम मीन। अगर मैं 19.1 या 2 लिख देता तो वो मीन होता, तो उसको हम लोगों ने यहां पर एज्यूम मीन मांग लिया है। तो सपोज दैट अगर x माइनस ए कर देता हूं, ए क्या है, एज्यूम मीन है, और एज्यूम मीन मैंने क्या बनाया है, 20, जो 19 के आसपास है, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूं तो मुझे dx पता चल जाएगा, डेविएशन ऑफ द x पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, 10 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। फिर 12 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो -8 हो जाएगा। फिर 8 में से मैं 20 माइनस कर दूंगा तो -12 हो जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, 15 में से 20 माइनस कर दूंगा तो -5 हो जाएगा। फिर मैं 20 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। फिर मैं 25 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। और फिर मैं 40 में से 20 माइनस कर दूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डेविएशन निकल आया। डेविएशन से अब घबराना मत, स्मॉल डी एक्स होता है, यानी इसके एज्यूम मीन से इसकी रियल वैल्यू से माइनस किया गया है, ठीक है। अब इसी तरह एक काम करते हैं, यहां पर मैंने एज्यूम मीन ए का मान क्या रखा है, 20 रखा है। अब चलो दूसरी टेबल जनरेट कर लेते हैं। दूसरी टेबल क्या होता है, अब आपको यहां पर एक काम करो, सिग्मा का मान भी लिख लेना, सिग्मा डी एक्स का मान लिख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कहीं पे देखो ये जहाँ पे रिक्वायर्ड है, सिग्मा डी एक्स का मान कहाँ से पाओगे, यहाँ पे देखो सिग्मा डी एक्स का मान रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मुझे यहीं पर प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिग्मा डी एक्स रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे सिग्मा डी एक्स का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूँगा डी एक्स एंड डी वाई का तब रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ इन तीन इन्फॉर्मेशन को मुझे ट्रैक करने के लिए तुरंत यहाँ पर मैं सिग्मा निकाल लूँगा, प्लस एक तरफ कर लो, माइनस एक तरफ कर लो, तो मुझे -10 मिल जाता है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस को एक तरफ बंच बना दोगे, प्लस का एक बंच बना दोगे, तो आपको मिल जाएगा। अब क्या करता है, डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करोगे। डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वाई में से एज्यूम मीन को माइनस करना होगा। अब मैंने मीन ही नहीं निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको जोड़ लो, तो सिग्मा वाई
इक्वल टू, इसको जोड़ने के बाद कितना हुआ 93। अब 93 को अगर मैं 7 से भाग दे देता हूँ तो 7 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 7 1 जा 7, आपका 2, और बस आपका 7 1 जा 7, तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 2 7 2 14 7 तरीके, हाँ लगभग 13 समथिंग आ रहा है, 13 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। और 13 पॉइंट आपके पास किसके नियरर है, तो आप इस टेबल में देखते हो तो 15 के नियरर है। ठीक है, तो मैंने एज्यूम मीन क्या मान लिया है, मैंने ए मान लिया है 15, तो यहाँ पर मैंने एज्यूम मीन का मान रखा है 15। ठीक है, एज्यूम मीन हरदम मीन वैल्यू के पास होगा। ठीक है, और ये आपको उस श्रेणी में देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई नंबर हो, उसी को आप एज्यूम मीन घोषित कर दोगे। अगर एज्यूम मैं ना बोलता तो ये वही रियल वैल्यू रखता जो इसको डिवाइड करने के बाद मुझे मिलती। तो चलो अब क्या करूँगा, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आपका 10 माइनस 15 दैट इज -5। फिर आपका 6 माइनस 15 ये आपका हो जाएगा -9। फिर आपका 26 माइनस 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 26 माइनस 15, तो आपके पास 11 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 16 माइनस 15 ये 1 हो जाएगा। फिर ये आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 15, ये आपके पास हो जाएगा -3। ये आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 15, ये आपका हो जाएगा -7। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो तो सिग्मा डी वाई हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू आ गई -12। ठीक है, -12 आ गई। देखो इतना ही आपको डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ेगी। ठीक है, आपको सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, एज्यूम मीन कैलकुलेट करना है, एज्यूम मीन से ये टेबल जनरेट हो गई, ये आपकी वाई की टेबल जनरेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि मुझे टेबल चाहिए स्क्वायर वाली। देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्क्वायर वाली रिक्वायर्ड है, और देखो यहाँ पर स्क्वायर्ड वाली रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमको दोनों टेबल को इसको पहले डी एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एक टेबल जनरेट हो जाएगी, और फिर मैं डी वाई स्क्वायर कर देता हूँ तो दूसरी टेबल जनरेट हो जाएगी। तो चलो, तो 10 दहम्मा 100 आपका हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 12 12 जा 144 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, एंड 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करते हैं तो 758 हो जाता है। अब इसी तरह डी वाई टेबल को जनरेट करते हैं तो इसको हम स्क्वायर करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, -5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका 11 का 1 2 1 हो जाता है, 1 का 1 हो जाता है, 3 का 9 हो जाता है, 7 का 49 हो जाता है। तो इस प्रकार आपको स्क्वायर वाली टेबल देखो दोनों जनरेट आपने कर दिया। अब तीसरी टेबल जो यहाँ बची है, लास्ट टेबल, इस टेबल को जनरेट करना है, यानी डी एक्स और डी वाई का आपस में गुणा करना और उसको जोड़ना है। तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपका डी एक्स है और ये आपका डी वाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी डी एक्स इंटू डी वाई की टेबल मुझे जनरेट करनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, अब आपका -10 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर -8 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार -12 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 109 हो जाएगा। ठीक है, -5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये अब निगेटिव है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 15 -15 हो जाएगा। इसी प्रकार 20 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 140 माइनस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार माइनस एक तरफ कर देते हैं, प्लस एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद डी वाई आपका स्क्वायर कितना आ जा रहा था, इसका आ रहा था 286 और इसका सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई दोनों को ये कितना आया, तो प्लस एक तरफ कर लो माइनस एक तरफ कर लो, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, -62 आ गया। लो, को रिलेशन की मैंने सारी टेबल जनरेट कर दी। आपको कोई टेबल में मुझे नहीं लगता कि समस्या आ रही होगी।
ठीक है। अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन देखो मेरे पास नीचे रखी है। ठीक है, ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन है, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, ये तीसरी इन्फॉर्मेशन है, ये चौथी इन्फॉर्मेशन है, ये पांचवी इन्फॉर्मेशन है, ये छठी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये 6 इन्फॉर्मेशन है और n आपका 7वीं। ये 7 इन्फॉर्मेशन आपके कोरिलेशन में प्रयोग की जाती है। चलिए रख लेते हैं इसी में। तो सबसे पहले आप आ जाइए, तो क्या होता है, इक्वल टू n का मान कितना है, 7 है इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, अभी मैंने गुणा किया था, ये देखो यहाँ पर -62, तो चलो -62 मैंने रख लिया। तो -62 मैंने कर लिया, माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू रखना है। तो सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, सिग्मा डी एक्स, ये लो सिग्मा डी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, -10 है, तो मैंने -10 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि माइनस सिग्मा, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई क्या है, सिग्मा डी वाई चाहिए, तो सिग्मा डी वाई क्या है, ये लो -12 है, तो -12 हो जाता है। लो ऊपर वाली मैंने सारी वैल्यू रख दिया। ठीक है, दोनों का गुणा, सिग्मा डी एक्स डेविएशन का योग, डेविएशन ऑफ एक्स का योग, ठीक है, एंड डेविएशन ऑफ वाई का योग, दोनों को मैंने रख दिया। चलो अंडर रूट नीचे रख लिखता हूँ। अंडर रूट लिखने के बाद क्या होता है, बिग ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट, फिर आपके पास n का मान है 7, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा डी स्क्वायर, ये लो 7 5 8, ठीक है, 7 5 8, तो गुणे 7 5 8 माइनस सिग्मा डी एक्स, तो सिग्मा डी एक्स आपका क्या है, सिग्मा डी एक्स यही तो है -10, तो चलो -10 रख लेते हैं। तो -10 का होल स्क्वायर, तो ये करली ब्रैकेट क्लोज, दूसरा करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, n का मान 7 है, गुणे सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर 286 है, मैंने 286 रख लिया। 286 रखने के बाद माइनस कर दिया, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा डी वाई कितना है, तो सिग्मा डी वाई आपका ये है -12 है, 12 का होल स्क्वायर कर देते हैं, करली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे कोरिलेशन मिल जाएगा। तो आप 7 का मल्टीप्लाई बाई 62 में करोगे, तो जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 120 को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसका करेंगे तो यह हो जाएगा -434 होगा, और 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -120। लो ऊपर वाला सिंप्लीफाई मैंने थोड़ा सा कर दिया। अब नीचे की बात करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 758 से करिएगा। ठीक है, तो जब 7 का मल्टीप्लाई 758 से करेंगे तो ये आएगा 53 आपके पास 06, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो आपका -100 हो जाएगा ना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 का मल्टीप्लाई 286 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 2002, ठीक है, और 12 का स्क्वायर करते हैं -12 का, तो 144 आ जाता है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ऊपर हो जाएगा -554 और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट में, इसको घटा देते हैं, और घटाने के बाद आपके पास आ जाएगा 5206 मल्टीप्लाई बाई 1858। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -554 अपॉन इनका गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद या इनको आप रूट निकाल लो, तो रूट निकालते हैं तो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें पहले हमने क्या किया, रूट निकाल लिया। तो ये इसका रूट आया 72.20 और इसका रूट जो आया 43.1। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो -554 अपॉन हो जाता है आपके पास 311.82, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखो माइनस है, तो -0.178 आता है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो सबसे पहले देखो माइनस की कैटेगरी में आएगा, फिर किस में आएगा, ये आपकी इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो आप क्या कहोगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ नो कोरिलेशन के अंतर्गत इसको हम रखेंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ नो निगेटिव कोरिलेशन कहेंगे।
पॉसिबिलिटी ऑफ नो निगेटिव कोरिलेशन की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। तो इस तरह आप कोरिलेशन एग्जाम्स में सॉल्व करोगे और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज कोरिलेशन के अंतर्गत इतना ही सीखेंगे और इससे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे शेयर करना है। तो क्वेश्चन है आपका कि x का डेटा जो आपका दिया गया है एंड y का डेटा दिया गया है, दैट इज 11, दैट इज 10, दैट इज 9, दैट इज 8, दैट इज 7, दैट इज 6, दैट इज 5। इसी तरह आपका 20, 18, 12, 8, 10, 5 एंड 4। तो ये दो डेटा है, इसका कोरिलेशन आपको निकाल करके मुझे सेंड करना होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपको कार्ल पियर्सन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, जो मैंने मेथड अभी सॉल्व कराया है। तो हम देखेंगे कि आपको प्रॉपर ये समझ में आया या नहीं आया है। तो अब आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा।